देश भर में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद कई राज्यों में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्लास तक स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में आज से 9वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसी की तरह मध्य प्रदेश में भी आज से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो वहीं राजस्थान में 9वीं और 12वीं, तो हरियाणा में 4थी और 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। सभी राज्यों ने स्कूलों में कोरोना नियमों के पालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में 9वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। स्कूल में आने वाले छात्रों और स्टाफ को सभी कोरोना नियमों का पालन करना होगा। स्कूलों के लिए डीडीएमए ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक एक क्लास में अधिकतम 50% छात्र ही बैठ सकते हैं। इसके अलावा छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखना होगा और इसके साथ ही स्कूलों में एक क्वारंटीन रूम बनाना जरूरी होगा। छात्रों को आपस में अपना खाना, किताब और स्टेशनरी साझा करने की मनाही है। किस तरह की व्यवस्थाएं स्कूलों में रखी गई हैं, क्या तैयारी है, इसी का जायज़ा लेने के लिए हम पहुंचे हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक सरकारी स्कूल में। वो व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं। देखिए, क्लासरूम के बाहर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सैनिटाइज़र यहाँ पर रखा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी बताया गया है सैनिटाइज़र का होना। और साथ ही जो स्कूल के गेट के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, क्वारंटीन रूम होगा और इसके अलावा बच्चे एक साथ बैठकर लंच नहीं कर सकते हैं। माता पिता की रजामंदी ज़रूरी होगी। ऐसे कई और ज़रूरी नियम डीडीएमए ने बनाए हैं, जिनका पालन स्कूलों को करना होगा। सर, क्या क्वारंटीन रूम की व्यवस्था भी की है और क्या क्या आप अगर तफसील से बताना चाहें? लंच की क्या व्यवस्था की है, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे एक साथ बैठ के लंच नहीं कर सकते। इसको कैसे आप पॉसिबल बनाएंगे? क्या इसके लिए आपने तरीका निकाला है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ, क्वारंटीन रूम की व्यवस्था हमने कर रखी है। एक रूम हमने इस सिलसिले में बना रखा है जी। तो उसमें एक बेड डाल रखा है। और रही बात लंच की, तो लंच ज़्यादातर तो यही होता है कि बच्चों की आदत है कि मतलब लंच शेयर करने की, फिर भी हमने किसी न किसी टीचर्स की ओर डेप्यूट करेंगे तो जिससे वो बच्चे अपना लंच शेयर ना कर पाएँ। ठीक है सर, एक और जो बड़ा नियम और अहम नियम बनाया है वो ये कि बच्चे 50% क्षमता के साथ क्लासरूम में आ सकेंगे। आप कैसे बच्चों को बांटेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे पढ़ाई ताकि सबकी चल सके? तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमने ट्राइपॉड लिया है और ट्राइपॉड का मेन मकसद यही है कि अगर मेरी क्लास में या किसी सेक्शन में बच्चे 30 हैं या 40 हैं, तो फर्स्ट 20 बच्चे या फर्स्ट 15 बच्चे मैं फर्स्ट डे बुलाऊँगा और बाकी जो बच्चे रहेंगे वो ऑनलाइन अगले दिन नहीं, ऑनलाइन नहीं, उसी दिन आप देख पा रहे हैं ना। अगर कोई भी टीचर होंगे या ब्लैक बोर्ड पर जो भी कराएंगे, वो बच्चे जो नहीं आ पाए हैं वो उसी वक्त ऑनलाइन होंगे, वो अपना कंटेंट। हरियाणा में करीब 1.5 साल बाद आज 4थी और 5वीं के स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके लिए 4थी और 5वीं के स्कूलों में साफ सफाई और कोरोना से बचाव के इंतजाम किए गए। हरियाणा के स्कूलों में भी कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। क्लासरूम में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरा जोर दिया गया है। नियम के मुताबिक बच्चे अपने साथ पानी की बोतल ला सकते हैं, लेकिन टिफिन साथ लाने की मनाही है। इसी तरह बच्चों को किसी भी चीज को आपस में शेयर करने पर भी रोक है। पेरेंट्स का अनुमति प्रमाण पत्र है, उसके साथ साथ बच्चों को मास्क लगाकर आना ज़रूरी है। अपनी वाटर बोतल खुद लेकर आएँ, लंच इत्यादि को शेयर ना करें, किसी भी तरह के जो उनके स्टेशनरी आइटम्स हैं उनको शेयर ना करें। इन सभी का चाक चौबंद हमने यहाँ प्रबंध किया है, बच्चों को निर्देशित कर दिया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मोहर लगाते हुए उसके 2 टावरों को गिराने का आदेश दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हाउसिंग सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट के 2 टावरों को अवैध ठहराते हुए इन्हें गिराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन दोनों टावरों को 3 महीने के भीतर ढहाना होगा, जिनको गिराने का खर्च भी खुद ही कंपनी को उठाना होगा। साथ ही फ्लैट खरीदारों को 2 महीने में ब्याज समेत पैसा लौटाना होगा। इतना ही नहीं, अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई और कहा कि बिल्डर और अथॉरिटी मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये 2 टावर हैं जिनमें 42 माले हैं और कुल मिलाकर 950 फ्लैट
बनाए गए हैं। यहाँ तमाम लोग जिन्होंने इस जगह पर घर खरीदे थे उनको 12% इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा भी सुपरटेक को वापस करना होगा। कतर में भारतीय राजदूत ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय में प्रमुख स्थानिक जई से बातचीत की। तालिबान की कोशिश है कि दुनिया उनके लिए नजरिया बदले, इसलिए तालिबान पूरी दुनिया से अपील कर रही है कि उसकी सरकार को मान्यता दी जाए। वो सब देशों से अच्छे राजनीतिक संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन उनके इस दावे की लाश कंधार के आसमान में झूलती नजर आई। ये तालिबान के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की हकीकत है। तालिबान अपने क्रूर चेहरे पर इंसानियत का मुखौटा लगाकर दुनिया के सामने दावे कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में सब सुरक्षित है, किसी को कोई खतरा नहीं। लेकिन अमेरिका की वापसी होते ही उनके वादे की लाश कंधार के आसमान में इस हेलीकॉप्टर से झूल रही है। 6 मिलियन डॉलर कीमत वाले अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कमान अब तालिबान के हाथ में है। कंधार के आसमान में गश्त लगाने निकले तालिबान ने अपना खौफ बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से एक इंसान की लाश को टांग दिया, जिसे पूरे कंधार ने देखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस खबर की न्यूज़ 18 इंडिया पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो के बारे में लिखा गया है कि जिस इंसान को हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दी गई है वो अमेरिकी सेना के लिए दुभाषय का काम करता था। तालिबान ने आज अमेरिका की वापसी के बाद जैसा जश्न मनाया वो अफगानियों के मन में डर बैठाने के लिए काफी है। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर आए आइडा नाम के बेहद ताकतवर तूफान ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। अमेरिका के सबसे खतरनाक तूफानों में गिने जा रहे आइडा की रफ्तार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी, जिसने टकराने के बाद कई इलाकों की तो सूरत ही बदल दी। सबसे ज्यादा नुकसान वहां के ल्यूजियाना में हुआ, जहां तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। रास्ते में आने वाली हर चीज को आइडा ने उजाड़ दिया। हर तरफ बर्बाद इमारतें और उनका मलबा नजर आया। कईयों का तो नामो निशान तक मिट गया। सिर्फ तूफानी हवाओं ने ही नहीं, बादलों ने भी जमकर कहर बरसाया। इतनी बारिश हुई कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। पानी भरने से कई रास्ते डूब गए, कहीं कहीं तो नाव चलाने की नौबत आ गई। बाद में वहां बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू हुआ और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश तेज की गई। नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव से दौरा किया। साथ ही उन्होंने लोगों को हर तरीके से मदद का भरोसा दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक से लौटे एथलीट निशात कुमार का दिल्ली में सम्मान किया। साथ ही उन्हें आगे भी हर मदद पहुंचाने की बात कही। निशात कुमार ने पैरालंपिक्स के दौरान ऊंची कूद में ये सिल्वर पदक जीता था। मैं अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से निशात कुमार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उद्धव सरकार की ओर से इस बार दही हांडी उत्सव पर रोक के बावजूद विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इस उत्सव को मनाने की कोशिश की। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से कुछ दिन पहले ही इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता नहीं माने और वो लोग दही हांडी मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। मुंबई में बारिश के बीच एमएनएस के लोग एक क्रेन पर दही हांडी बांधकर जैसे ही पहुंचे, पुलिस वालों ने उनको रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते वहां माहौल गर्मा गया और पुलिस वाले मटकी छीनने की कोशिश करने लगे, जिसका उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। इसी खींचतान में मटकी फूट गई और पुलिस इन सभी को हिरासत में लेती नजर आई। एमएनएस के लोगों को आप देखिए कि क्रेन पर चढ़े हुए हैं और क्रेन लेकर ही पूरा आए हुए हैं। पुलिस के इस एक्शन से वो लोग भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, मगर पुलिस वाले डटे रहे और जल्द ही इन सभी को बस में बैठाकर वहां से ले गए। इसी बीच एमएनएस की ओर से कुछ वीडियो जारी किए गए, जिनमें मुंबई के अलग अलग इलाकों में दही हांडी मनाने का दावा उनकी ओर से किया गया, जिसके संकेत एक दिन पहले ही पार्टी की ओर से दिए गए थे। ये लोग अपना विरोध जताने के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी पहुंच गए, जहां इन लोगों ने एक पेड़ की डाल से दही हांडी लटकाकर उसे फोड़ा। वहां से सामने आई तस्वीर में दिखा कि इस काम को करने के लिए एक एमएनएस कार्यकर्ता ने अपने साथी को कंधों पर उठा लिया, तब जाकर ये लोग मटकी फोड़ पाए। बलि की जय, बलि की जय। एक दिन पहले मंदिरों को खोलने के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेता राम कदम भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी दही हांडी मनाने का ऐलान कर दिया, मगर पुलिस ने उनको रोकने के लिए पहले ही बीजेपी विधायक के घर के बाहर चौकसी बढ़ा दी, जिससे खफा होकर उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। अब 5 लोगों की भीड़, ठाकरे सरकार को उस पर भी आपत्ति। विपक्ष की ओर से हमले तेज हुए तो जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आए। केंद्राचं पत्र दाखवायचं आहे
की त्याच्यात त्यांनी स्पेसिफिक म्हटलेलं आहे की दहीहंडी आणि गणेशोत्सव या काळामध्ये दक्षता पाळा। दही हांडी पर जारी घमासान के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार और रविवार को मरीन ड्राइव और चौपाटियों पर जुट रही भीड़ पर चिंता जताई और राज्य सरकार से इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा। हरियाणा के हिसार से एक बेहद डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लावारिस गाय ने बीच सड़क पर एक लड़की को रौंदकर घायल कर दिया। बताया गया कि लड़की दुकान से सामान लेकर अपने घर वापस लौट रही थी। अचानक हमले का शिकार हुई वो लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही गाय ने अपने सींग मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद गाय बीच सड़क पर अपने पैरों से उस लड़की को रौंदती नजर आई। इसी दौरान वहां पहुंचे एक बाइक सवार ने अपने हेलमेट से उस गाय को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। बाद में कुछ और लोग डंडे लेकर मदद के लिए दौड़े, जिसके बाद वहाँ मौजूद एक आदमी ने उस घायल लड़की को खींचकर गाय से दूर किया। इसके बाद हाथों में डंडे लिए लोगों ने उस गाय को वहाँ से खदेड़ दिया। ऑनलाइन ठगी के 14 आरोपी झारखंड से धरे गए। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में झारखंड के जामताड़ा से 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम है कि ये लोग बैंक कर्मचारी बनकर ठगी करते थे। 14 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी जामताड़ा के आप देख सकते हैं, जिसमें ब्लैक कमीज पहने इनका मास्टरमाइंड है। रणजी क्रिकेट का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। पहले इसकी शुरुआत 16 नवंबर से होनी थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से अब यह प्रतियोगिता 13 जनवरी से होगी। इस बार ग्रुप सी को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक जैसी बड़ी टीमें शामिल हैं। यही नहीं, इस ग्रुप में महाराष्ट्र, हैदराबाद और उत्तराखंड की टीम को भी जगह दी गई है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक स्कूल के पास से 10 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। ये शव एक बोरी में मिला और कहा जा रहा है कि ये शव कुछ दिन पुराना है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने पहल करते हुए युवाओं के लिए एक खेल महोत्सव का आयोजन किया। इस खेल महोत्सव का मकसद ये है कि कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारा जाए। अपॉर्चुनिटी लड़कों के मिले, काफी टैलेंट है, मतलब विलेजेस में भी, गाँव में भी, हर जगह मुझे लग रहा है कश्मीर में टैलेंट है। तेलंगाना में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर 1 हफ्ते तक रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने सरकार से ये रिपोर्ट भी मांगी कि कोरोना से छात्रों को बचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब बैन करने का ऐलान किया, जिस पर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और चुनावों से पहले इस तरह के फैसले पर सवाल उठा दिए। अरे आप 4.5 साल से अधिक के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हो गए, आपको प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। जवाब में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष को इस पर सियासत न करने की नसीहत दे डाली। इस तरह के जो पवित्र स्थान है, जन्मस्थली हैं, इन जगहों पर तो मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और हम उसका समर्थन करते हैं। संत समाज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से खुश नजर आया। यह स्वागत योग्य है और हम सब संत महात्मा इसका समर्थन करते हैं। अब तालिबान के हाथ में तबाही की ताकत है और वो भी मेड इन अमेरिका। ये सुनकर चौंकना लाजमी है, लेकिन अफगानिस्तान की खौफनाक सच्चाई जैसे ही जमाने के सामने आई तो पूरी दुनिया सकते में आ गई, क्योंकि जो तालिबान अभी तक पुराने और घिसे पिटे हथियारों के साथ तबाही की इबारत लिख सकता है, उसके हाथ अब अमेरिका की फौज के बेहद आधुनिक हथियारों का जखीरा लग चुका है। तो सोचिए वो कितना खतरनाक हो सकता है। आतिशबाजी का ये मंजर अफगानिस्तान में उस वक्त सामने आया जब अमेरिका का आखिरी विमान अपने फौजियों को लेकर काबुल की जमीन छोड़कर हवा में उड़ गया। तालिबान ने आतिशबाजी के जरिए अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। काबुल के एयरपोर्ट पर मौजूद तालिबान के सिपाहियों को इस हाल में देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह तालिबान के कब्जे में है। लेकिन ये तालिबान आने वाले दिनों में कितना खतरनाक हो जाएगा, इसका अंदाजा भी अब दुनिया को होने लगा है। अमेरिका के अफगानिस्तान को पूरी तरह से खाली कर देने के बाद तालिबान की चांदी हो गई है, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलते ही तालिबान को अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ बैठे पिठाई मिल गई है, और वो चीज़ है अमेरिकी सेना के हथियार। और ये इतनी तादाद में तालिबान को मिले हैं कि अब लंबे समय तक हथियारों के लिए तालिबान को किसी का मुंह नहीं ताकना होगा, बल्कि इन हथियारों के दम पर तबाही और बर्बादी का खौफनाक खेल तक तालिबान खेल सकता है। 2 हफ्ते पहले तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो उसके पास राइफल और रॉकेट जैसे हथियार थे, लेकिन अब तालिबान के पास फाइटर प्लेन और चॉपर भी हैं।
तालिबान के जखीरे में अब इतने हथियार हो गए हैं कि शायद दुनिया के कई छोटे मोटे देशों की फौज के पास भी नहीं होंगे। सुनने में ये बात बेशक यकीन से परे लगे, लेकिन आज ये अफगानिस्तान का जमीनी सच है। तालिबान के हाथ लगे हथियारों के जखीरे में ज्यादातर मेड इन अमेरिका हैं। तालिबान के हाथ लगे हथियारों के जखीरे में करीब 6 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार मिले हैं, जिनमें से 75,000 तो आधुनिक गाड़ियां शामिल हैं, जबकि 200 से ज्यादा छोटे प्लेन और हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा छोटे हथियार हैं, जिसका इस्तेमाल तालिबान को अच्छी तरह आता है। सबसे चौंकाने वाला पहलू तो यह है कि तालिबान को अमेरिका के वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिल गए हैं जो दुनिया के 85% से ज्यादा देशों के पास नहीं है। अमेरिका में तैयार इन आधुनिक हथियारों और साजो सामान की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आसमान में युद्धक विमान तक तालिबान के कब्जे में आ चुका है। द संडे टाइम्स के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी फौज जिस हमवी गाड़ियों में सवार होकर आतंक का मुकाबला कर रही थी, अब वो तालिबान के पास 22,000 से ज्यादा हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा आर्मी ट्रक हैं। M1117 बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या भी 600 से ज्यादा बताई जा रही है। बारूदी रोधी गाड़ियां भी 100 से ज्यादा तालिबान को मिल गई हैं, जबकि ट्रक और SUV मिलाकर 42,000 हैं। वक्त से पहले अफगानिस्तान से फौरन से पेशतर की तर्ज पर निकलने वाली अमेरिकी फौज अपने पीछे कई ऐसे छोटे हथियारों को भी छोड़ गई है, जिनके हाथ लगते ही तालिबान की पौबारा हो गई है। द संडे टाइम्स के हवाले से यह बताया जा रहा है कि तालिबान को जो अमेरिकी हथियार हाथ लगे, उनमें करीब 64,000 से ज्यादा मशीन गन हैं, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा असॉल्ट राइफल और 1.25 लाख से अधिक पिस्तौल का जखीरा तालिबान के हाथ लग चुका है। यह हथियार तालिबान को बहुत रास आ सकते हैं। इतना ही नहीं, तालिबान को अमेरिकी फौज के इस्तेमाल वाली 176 छोटी तोप भी मिल गई हैं और 1,62,000 से भी ज्यादा रेडियो सेट से तालिबान लैस हो गया है। अमेरिकी फौज के करीब 16,035 नाइट विजन भी तालिबान की इस खूंखार लड़ाई को और ज्यादा डरावना बना देंगे। 2 महीने पहले तक किसी और ने तो क्या, खुद तालिबान के कमांडरों ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उनके पास दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री विमान और हेलीकॉप्टर होंगे। लेकिन आज तालिबान की सेना के बेड़े में ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो दुनिया के शायद कई छोटे देशों की वायुसेना के पास भी नहीं होंगे। सवाल है कि दुनिया के सुपर पावर हथियार और दूसरे फौजी उपकरण आखिर तालिबान के जखीरे में कैसे पहुंच गए? क्या तालिबान की इस लूट को अमेरिका ने अनदेखा कर दिया था, या फिर उसने हथियारों से पहले खुद की जान बचाना ज्यादा मुनासिब समझा? ये कल्पना करके भी डर लगता है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जो हथियार, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर आतंकियों के हाथ लग गए हैं, तो अब आगे क्या होगा और कितनी तबाही मचने वाली है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने की होड़ में लोगों के बीच भगदड़ मच गई और करीब 30 लोग घायल हो गए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें टीका लगवाने की होड़ में लोग वैक्सीन सेंटर के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। वहां तैनात पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने के लिए सेंटर के मेन गेट को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। जैसे ही गेट खुला, भीड़ बेकाबू हो गई और लोग एक दूसरे को रौंदते हुए वैक्सीन सेंटर के अंदर जाने लगे। इस अफरा तफरी से वहां चीख पुकार मच गई और लोग अपनों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। इसके बाद भी इन लोगों के बीच मारामारी जारी रही। हादसे के बाद की जो तस्वीर सामने आई, उसमें कुछ घायल फूट फूट कर रोते नजर आए, तो कुछ जमीन पर बेसुध पड़े दिखे, जिन्हें ई रिक्शा की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इससे पहले वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और किसी ने भी कोरोना से बचाव के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस्कॉन के संस्थापक भक्ति देवानंद स्वामी की 125वीं जयंती के मौके पर 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे। इसके साथ ही वो श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती के मौके पर शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्णा मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। इस्कॉन ने श्रीमद् भगवत गीता और अन्य पौराणिक वेदों का 89 भाषाओं में अनुवाद किया है और इन्हें पूरी दुनिया में फैलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। स्वामी प्रभुपाद ने दुनिया को भक्ति योग का पाठ पढ़ाने के लिए दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की और कई किताबें लिखी हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक F-16 विमान हादसे का शिकार हो गया। इस लड़ाकू विमान ने लैंडिंग के वक्त अपना संतुलन खो दिया।
और फिर रनवे से उतरकर किनारे में घुस गया। गनीमत यह रही कि पायलट ने रफ्तार कम करने के लिए सही वक्त पर पैराशूट खोल दिया, जिससे वो फाइटर जेट ज्यादा दूर नहीं जा पाया। यह हादसा ताइवान की सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी के दौरान हुआ। हालांकि इसमें पायलट की मुस्तैदी ने उसकी जान बचा ली और फाइटर जेट को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद बचाव दल ने मोर्चा संभाल लिया। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। रेप केस में राजस्थान की जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अदालत ने आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए जमानत देने से मना कर दिया। आसाराम ने अपनी इस याचिका में 6 हफ्ते के लिए जमानत मांगी थी। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में एक आदमी ने अपने पड़ोसी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि यह पूरा विवाद तेज गाना बजाने पर हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को मदद करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 2 ग्रेनेड भी बरामद किए। कुल मिला के अभी तक 4 लोग जो हैं इसमें गिरफ्तार हो गए। इनसे 2 ग्रेनेड और कुछ ड्रग्स, चरस वगैरह भी रिकवर हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक अच्छी खबर आई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बावजूद कारोबारी साल की पहली तिमाही में देश की जीडीपी बढ़ने की दर में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि अप्रैल से जून तक की तिमाही में देश की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार सालाना आधार पर 20.1 दर्ज की गई। देश में जीडीपी बढ़ने की रफ्तार से जुड़े आंकड़े 1990 से ही उपलब्ध हैं। उसके बाद से किसी भी एक तिमाही में जीडीपी में इतनी बड़ी उछाल पहले कभी दर्ज नहीं की। हालांकि इसकी बड़ी वजह पिछले साल की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस की वजह से लगा झटका भी है। 2020 में अप्रैल से जून के बीच पूरे देश में सख्त लॉकडाउन के कारण काम धंधे पूरी तरह ठप हो गए और देश की जीडीपी बढ़ने की बजाय कम हो गई थी। जीडीपी विकास दर उस समय -23.9% रही थी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर बवाल मच गया। अरशद मदनी ने कहा कि लड़कियों और लड़कियों की पढ़ाई अलग अलग होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गैर मुस्लिमों से भी इस बात की अपील की है कि वो को एजुकेशन से परहेज करें। मदनी के इस बयान को लेकर जहां कई मुस्लिम धर्म गुरु इसको सही बता रहे हैं, तो वहीं सियासी गलियारों में मदनी के बयान को तालिबानी करार दे दिया गया। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी के एक बयान ने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कार्य समिति की एक बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएं, ताकि उन्हें धार्मिक शिक्षा भी दी जा सके। मौलाना की दलील है कि कुछ गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अब ये भी समझिए कि आखिर मौलाना अरशद मदनी लड़के और लड़कियों की अलग अलग पढ़ाई की वकालत क्यों कर रहे हैं। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक ऐसी लड़कियां अपना धर्म इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म का सही ज्ञान नहीं है और यही ज्ञान अब जमीयत उलेमा हिंद बांटना चाहती है। इस तरीके से आग और लकड़ी एक जगह रहने के बाद उसमें आग पैदा होगी, इसी तरीके से एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत के जमा होने के बाद वो सब कुछ होगा जो दुनिया में हो रहा। हमारे संविधान ने कहा है कि हर शख्स को उसकी मजहबी आज़ादी हासिल है, वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी के बयान पर घमासान मचना तय था, लिहाजा सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि खुद मुस्लिम धर्म गुरु और उर्दू लैंग्वेज प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन उनके बयान पर क्या कहते हैं। देखिए, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब मुल्क की एक बहुत अहम और जिम्मेदार शख्सियत हैं और मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत संजीदगी के साथ कही है। एजुकेशन के सिलसिले में और औरतों की और को एजुकेशन के सिलसिले में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। मौलाना अरशद मदनी साहब के उस बयान से मैं हरगिज़ इत्तफाक नहीं करता हूँ कि लड़कियों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के बजाय गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। इससे किसी भी मसले का हल मुमकिन नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य महिला आयोग भी मुखर होकर सामने आ गया है। स्टेटमेंट का बहुत सख्त अल्फाजों में इसको कंडेम करना चाहिए
और इसको कोई नहीं सुनने वाला, उनके इस राय को कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला है। ओलंपिक से लेकर हर जगह गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, वहाँ पर यह सोच दकियानूसी विचारधारा और महिलाओं को दबाने वाली मानसिकता को दर्शाता है। वैसे जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद ने ये बयान सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही नहीं दिया, उन्होंने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी इस बात की अपील की है कि गैर मुस्लिमों में भी लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर विश्व हिंदू संगठन की तरफ से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने जहां इसे तालिबानी सोच करार दिया। इस्लाम की सोच महिलाओं, बच्चियों और गैर मुसलमानों के प्रति कैसी हो सकती है, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर उजागर कर दिया। अब मुस्लिम समाज को सोचना है कैसे लोगों को अपना नेता या आदर्श कब तक मान के रखेंगे। वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी मौलाना अरशद मदनी को उनके बयान पर घेर लिया। भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। बहुत शर्मनाक बयान है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से, और इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। ये तालिबानी विचारधारा को साफ दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान से किनारा कर लिया है। देखिए जो है दोनों ही जो है को एजुकेशन भी हमारी एजुकेशन जो है शिक्षा प्रणाली है, उसमें अहम स्थान है को एजुकेशन का भी। देखिए मदनी साहब क्या बोल रहे हैं, उनका अपना संगठन है, धार्मिक संगठन है, लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई। हम लोग बेटी में बेटे को देखते हैं। इससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से इसके खिलाफ खड़े होकर कानून बनाने की भी मांग की। देश की 3 राज्यों में बिजली का बड़ा संकट पैदा हो गया। ये 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, जहां लोगों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि कोयले की सप्लाई में कमी होने की वजह से मध्य प्रदेश में बिजली की पैदावार कम हुई है। वहीं कोयले की सप्लाई कम होने के पीछे कोल इंडिया का राज्य सरकार पर 900 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है। मतलब यह कि राज्य सरकार ने 900 करोड़ रुपए कोल इंडिया को नहीं दिए, इसलिए कोयले की सप्लाई में कटौती की गई। लेकिन आफत यह है कि अब लगातार हो रही बिजली की कटौती से बिजली विभाग के अफसर घबराने लगे हैं। लोगों के गुस्से से घबराकर जबलपुर के एक बिजली अधिकारी ने बिजली के सब स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। हालात राजस्थान के भी ऐसे ही हैं, जहां गांवों और कस्बों में रोज 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है और शहरों में भी लोगों को घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि कुछ तो थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले का स्टॉक केवल 2 दिन का बचा है। मतलब अगर सप्लाई ना हुई तो बिजली की किल्लत और भी बढ़ जाएगी। जबकि बिहार का हाल इसलिए खराब हुआ क्योंकि बारिश और बाढ़ के कारण कोयले की खदानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से कोयले की सप्लाई में कमी आई और कोयला कम मिलने के कारण बिजली की पैदावार कम हो गई। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में डिमांड तो करीब 5200 से 5400 मेगावाट बिजली की है और बिजली मिल रही है 4200 से 4400 मेगावाट के बीच, जिसके कारण बिहार के शहरों में रोज 2 घंटे और गांवों में 5 घंटे तक लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनटीपीसी ने भी बयान जारी किया और दावा किया कि ये हालात बिजली की मांग बढ़ने की वजह से हुए। इस साल बिजली की मांग पिछले साल से 23% ज्यादा बताई गई।